नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर। उत्तराखंड में विद्युत संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ अहम बैठक। अब केंद्र से ही तारों में करंट दौड़ाने की उम्मीद। गैरसैंण को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। बड़ी संख्या में जवान किए तैनात। 13 मार्च को आहूत होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। पर्वतारोहियों और पर्यटकों का इंतजार होगा खत्म। 1 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। पर्यटन गतिविधियों की भी तेज होने की उम्मीद। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा जुटा तैयारियों में। यूनिफॉर्म में नजर आएंगे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। धामी सरकार का श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा पर फोकस। काशीपुर के रामलीला मैदान में जुटे स्वर सम्राट। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक दी प्रस्तुति। भक्ति रस से कलाकारों ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। अभी भी राज्य में बिजली उत्पादन और सेंट्रल पूल कोटे की बिजली को मिला दिया जाए तब भी राज्य में 20,000 यूनिट की कमी पड़ रही है। ऐसे में राज्य की नज़र उन बंद पड़े उत्पादन केंद्रों पर है जो गैस की मदद से चलते हैं, जिनको चलाया जा सकता है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री की शुक्रवार शाम को 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ एक अहम बैठक भी होने वाली है। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि अभी भी बिजली संकट लगातार बना हुआ है, जो बारिश कम होने की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट से उबरने के लिए राज्य में गैस आधारित विद्युत प्लांट पर काम कर रही है। इस बार विंटर रेनफॉल कम हुई है। हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है। तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मल सी पे आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं। कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक चले जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म टेंडर्स हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग कुछ ले रहे हैं। और जो 300 मेगावाट भारत सरकार ने अभी अलोक किया है और गैस प्लांट को चलाने की जो कोशिश है, इन सब से हट करके एक मीडियम टर्म टेंडर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान राज्य को बिजली देने की मांग की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मार्च 2024 तक के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग करेंगे। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली संकट बढ़ेगा। अप्रैल, मई, जून महीने में भारी बिजली संकट होने की आशंका है। पहले केंद्र सरकार ने 72 लाख यूनिट मार्च माह के लिए गैर आवंटित कोटे से उत्तराखंड को दी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, राज्य में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि इससे पहले मंत्रियों ने, खुद मुख्यमंत्री ने भागदौड़ शुरू कर दी है। दिल्ली में है मुख्यमंत्री, क्या कुछ आपको उम्मीद लग रही है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ जो मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, क्या उससे प्रदेश के लिए कोई प्रभावी कदम आज उठेगा? प्रदेश के अच्छे के लिए बिजली संकट को दूर हो पाएगा आज इससे? बिल्कुल भानु, देखिए उत्तराखंड गंगा यमुना का मायका है और जल विद्युत परियोजनाओं की यहाँ पर भरमार है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में बिजली की जो 12 महीने आपूर्ति बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। लिहाजा दूसरे राज्यों पर या फिर कहें कि पावर ग्रिड का जो पूल होता है भारत सरकार के जरिए जी पर कोशिश बढ़ती है। जी एसएन पंत, आवाज नहीं आ रही आपकी नेटवर्क दिक्कत की वजह से। अप्रैल, मई, जून महीने में भारी बिजली संकट होने की आशंका है।
पहले केंद्र सरकार ने 72 लाख यूनिट मार्च माह के लिए गैर आवंटित कोटे से दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में गैरसैंण का पहला विधानसभा सत्र 13 मार्च से आहूत होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां और आंदोलनकारियों द्वारा सत्र के दौरान प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव और आंदोलन भी किए जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं सत्र के दौरान कोई व्यवधान पैदा न हो, इसको लेकर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चमोली पुलिस को मुख्यालय स्तर से अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। सत्र स्मूथली चलने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पीएसी भी है और अग्निशमन का भी लगेगी और महिला पुलिस भी लगेगा। हमारे अगले में हो गया है और उनको चमोली डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी गई कि प्रॉपर व्यवस्था करें जोन सेक्टर बाद। उत्तराखंड में सत्र के दौरान कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। सचिवालय और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपरिहार्य कारणों से किसी भी अपरिहार्य स्थिति में कर्मियों की छुट्टी की अनुमति ही होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ आदेश इसको लेकर निकाले गए हैं? निश्चित रूप से भानु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में, वहाँ पर सत्र आहूत हुआ है और ये सत्र बजट सत्र है और इस दौरान सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के जो अवकाश है उन पर रोक लगा दी गई है और साफ कहा गया है कि अपरिहार्य स्थिति में ही जो कर्मचारी है उन्हें छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है डॉक्टर एस संधू, उन्होंने सचिवालय में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा इस दौरान की जो सदन में रखे जाने वाले विधेयक हैं या जो भी प्रस्ताव है, प्रत्यावेदन है या जो सवालों के जवाब उनको समय से तैयार कर दिया जाए और जो भराड़ीसैंण जहाँ पर सत्र आयोजित होने जा रहा है वहाँ पर बुनियादी सुविधा जैसे बिजली और पानी की जो आपूर्ति है उसे सुचारू रूप से कर दी जाए और सत्र के दौरान जो कनेक्टिविटी की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से सभी व्यवस्थाओं को निर्देशित करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा सत्र के लिए जो कर्मियों की ड्यूटी है वो भी लगाई गई है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि जो 13 मार्च से होने वाला बजट सत्र है उसमें अभी तक तकरीबन 600 प्रश्न विधानसभा जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं उनके पास 600 प्रश्न विधायकों द्वारा लगाए जा चुके हैं। जी भान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर में कम समय में जन्मे बच्चे को बचाना डॉक्टरों के सामने बड़ी चुनौती है। ये नवजात लड़का बीते रोज पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के स्वार से लाया गया है। इसका वजन 400 ग्राम है जबकि इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। ऐसे में डॉक्टरों के मुताबिक इस नवजात के जन्म की समयावधि 21 सप्ताह 5 दिन है, जबकि गूगल के मुताबिक देश के सबसे कम समयावधि में जन्मे नवजात लड़के की समयावधि 24 सप्ताह है और उसका नाम अर्जुन है, जो कि हैदराबाद का है। ये शिशु देश का सबसे कम समयावधि में जन्मा बच्चा है। कम समयावधि में जन्मे इस शिशु की किडनी, फेफड़े, दिल आदि सभी अंग अपरिपक्व हैं। सबसे ज्यादा समस्या बैक्टीरियल संक्रमण की है, जो कि क्लिपेजियाला नामक है, जो कि बेबी किलर साबित होता है। इसके अलावा सांस फूलने की समस्या बार बार आती है, जो कि इस बच्चे में अब तक 8 बार आ चुकी है। अगर डॉक्टर संक्रमण से इस बच्चे को बचा पाए तो इस बच्चे को बचाने में कामयाब रहेंगे। देखिए, ये जो बच्चा हमारे पास एडमिट है ये 21 हफ्ते 5 दिन पे पैदा हुआ था। इसका वज़न 400 ग्राम है। इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। जब हमने गूगल पे रिकॉर्ड्स चेक किए तो हिंदुस्तान का सबसे छोटा बच्चा जो बेटा बेबी बॉय है वो अर्जुन रहा है, जिसका 430 ग्राम वेट था। ये हैदराबाद का रहने वाला था।
और इस बच्चे से जो हमारे पास बच्चा एडमिट है इसका 30 ग्राम वेट कम है और लंबाई करीब 3 सेंटीमीटर कम है। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो स्मॉलेस्ट बच्चा है वो शिवान्या है जो 375 ग्राम पे हुई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है बेबी, और लड़कों में ये सबसे छोटा बच्चा हम लोग कह सकते हैं नंबर 1 पे है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल को खुलने जा रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रत्येक वर्ष शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोले जाते हैं। पार्क क्षेत्र में स्थित गौमुख तपोवन ट्रैक, केदार ताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ गर्तांग गली आकर्षण का केंद्र है। उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल को खुलने जा रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रत्येक वर्ष शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को गंगोत्री पार्क के
गेट प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोले जाते हैं। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल को खुलने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित कुमार उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पर्वतारोहियों पर्यटकों के लिए कितनी बड़ी ये खबर है, उनके लिए उनको कितना इससे फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं उत्तरकाशी की बात की जाए, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो पर्यटकों के लिए एक काफी खूबसूरत वैली है। कहाँ वहाँ की बात की जाए या गरतांग वैली की बात की जाए, तो गंगोत्री नेशनल पार्क में कई ऐसे ट्रैक रूट है जो पर्यटक है वो काफी खुश होते हैं। या ट्रैकिंग एजेंसी की बात की जाए तो इस माह नवंबर में यहाँ पर जो इस पिछले वर्ष जो यहाँ पर बंद हुए थे ये गेट, अभी अप्रैल 1 तारीख को यहाँ पर जैसे ही इन गेट का शुभारंभ होगा तो पर्यटकों के अंदर एक खुशी की लहर होगी, क्योंकि यहाँ से गौमुख के अभी ये ट्रैक है। और भुजवासे की बात की जाए या गरतांग वैली की बात की जाए, केदारताल की बात की, तो तमाम ऐसे कई ट्रैक रूट है जो पर्यटकों की एक काफी खुशी की जरूर लहर है। या ट्रैकिंग एजेंसियों की बात भी की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यूनिफॉर्म का डिजाइन और रंग तय करने के लिए एजेंसियों से परामर्श लिया है। बता दें कि राज्य सरकार का फोकस 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर मेडिकल हेल्थ कैंप, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, इसी के साथ डॉक्टर पैरामेडिकल्स के लिए क्या कुछ इस बार विशेष रहेगा, किस तरह की उनकी तैयारी रहेंगी? जी भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि 4 धाम यात्रा को इस बार विशेष बनाया जा रहा है। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए 4 धाम यात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक विशेष यूनिफॉर्म को बनाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल के स्टाफ लोग 4 धाम यात्रा में एक विशेष यूनिफॉर्म में नजर आएंगे, जिससे 4 धाम में आने वाले श्रद्धालु उन्हें पहचान सके और उनसे यदि कोई इमरजेंसी हो, कोई मदद हो तो उनसे ली जा सके। अभी तक ये परेशानी आती रही है कि 4 धाम यात्रा में डॉक्टर्स जो होते हैं उनके विषय में लोग जो श्रद्धालु आते हैं वो जानकारी नहीं दे पाते हैं कि कौन से डॉक्टर हैं। इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ इस बार स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग यूनिफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से यूनिफॉर्म का डिजाइन और रंग तय करने के लिए एजेंसियों से अभी संपर्क किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 25 अप्रैल केदारनाथ धाम के भी कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं यदि बात की जाए परंपरा की, तो परंपरा के अनुसार गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रही है। लेकिन इन दोनों के कपाट खुलने का मुहूर्त
समय की घोषणा मंदिर समितियों के माध्यम से ही की जाती है। तो इस कारण से अभी सभी धाम की, चारों धाम की तो गंगोत्री यमुनोत्री की खास करके अभी तक तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ 25 और 27 अप्रैल को खुल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस बार आ रही है कि इस बार की पिछली बार भी देखा गया कि चार धाम में आने वाले यात्री, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो भारत के हर एक राज्य से आते हैं, क्योंकि भारत की हिंदी यहाँ पर बोली जाती है और उत्तराखंड में भी खड़ी हिंदी बोली जाती है, लेकिन बहुत ऐसे राज्य जैसे कर्नाटका की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, तमिलनाडु बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर भाषाई कुछ परेशानियां हो जाती है। वहाँ के लोग बांग्ला, कर्नाटक, कन्नड़ ये सभी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो हिंदी भाषी वो लोग नहीं है, हिंदी को समझ में उन्हें समझ में आने में परेशानी होती है। इसी को देखते हुए इस बार चार धाम में पुलिस कर्मियों को देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्रियों की बोली और भाषा को समझने या उनसे बात करने के में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए उन्हें राज्य के सभी भाषा के विषय में बेसिक नॉलेज दी जा रही है। और वही दो व्यक्तियों के बीच में जो बेसिक, जो प्रारंभिक बातचीत होती है किसी भी चीज को, जैसे किसी भी लोकेशन को पूछने या कितनी दूरी पर है, और केदारनाथ, चूंकि केदारनाथ की जो चढ़ाई होती है वो खड़ी चढ़ाई है, करीब 18-20 किलोमीटर की चढ़ाई है। और रास्ते में यदि बात की जाए तो मैप में जो डिस्टेंस दिया गया है वो सही डिस्टेंस नहीं है। यदि आप 2 किलोमीटर चले हैं तो वही मैप में दिखाता है कि आप 10 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इससे यात्रियों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। तो इसी की दिक्कतों से बचने के लिए वहां पर अलग अलग स्टाफ को और पुलिस कर्मियों को जो तैनात किया गया है वो बेसिक नॉलेज उन्हें हर भाषा का दे दिया गया है, ताकि कोई भी यात्री यदि आते हैं तो वो अपने उनसे संपर्क कर सके और वो उन्हीं की भाषा में उनका उत्तर दे सकें। जैसे मान लीजिए कोई बंगला से आते हैं, बंगाली आते हैं श्रद्धालु जो बांग्ला बोलते हैं, तो पुलिसकर्मी को बांग्ला भी बोलने का सिखाया जा रहा है कि बांग्ला में वो आपसे क्या पूछें और आप बांग्ला में किस प्रकार से उत्तर दें। क्योंकि विदेश से भी कई श्रद्धालु आते हैं, तो विदेश में कहीं अंग्रेजी भाषा की बोली जाती है, तो जो अंग्रेजी भाषा की भी नॉलेज, जानकारी दी जा रही है। तो इस बार यदि बात की जाए चार धाम यात्रा को सरल और सुचारू बनाने के लिए, सुगम्य बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा काफी तैयारियां कर ली गई, चाहे मेडिकल की बात की जाए, चाहे भाषाई आधार पर लोगों को जो दिक्कत आती थी उसकी बात की जाए। क्योंकि पिछले बार हार्ट अटैक से मरने, चारधाम यात्रा में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका जानकारी के लिए। काशीपुर में बीते रोज रंगों के पर्व होली का त्योहार देश और प्रदेश के साथ साथ काशीपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। काशीपुर में बीती शाम रामलीला मैदान में इस मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। देर रात तक चली भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने जमकर लुत्फ उठाया। परिषद काशीपुर को बहुत धन्यवाद दूंगा, और स्पेशली यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस बहुत ही भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण, और यहाँ सारे जो लोग थे वो उन्होंने हमें उत्साह वर्धन के लिए मतलब तालियों का सहयोग रहा, प्लस उन्होंने पूरा नृत्य में भाव विभोर होकर हमारी प्रस्तुतियों को सराहा है। मैं वैसे नैनीताल से हूँ, मैं करती हूँ वैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स, लेकिन आज प्रभाकर भैया के साथ मौका मिला यहाँ पे, तो मैंने कोरस में उनका साथ दिया है और बड़ा आनंद आया है। लोगों ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया है और इस काशीपुर पे आके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है नगर से अच्छी संख्या में, और मुझे लगता है हजारों की संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ आकर गले मिलते हैं, होली की शुभकामनाएं और बधाई एक दूसरे को देते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी लेते हैं। यद्यपि इस मेले में सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत समाज के बहुत सारे स्टॉल भी लगते हैं जो इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करते हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने का मामला। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोपहर तक हो सकते
है पूरे मामले में बड़ा खुलासा। सुभाषनगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भीलवाड़ा से ये खबर आ रही है, जहां हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने का मामला है।